देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, विशाखापट्टनम के रहने वाले मदन लाल जी इस कहानी को हमारे साथ शेयर करते हुए बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं एक नौकरी किया करता था। सुबह करीब 6 बजे निकलकर मैं शाम को लगभग 7:08 पर वापस से घर आ जाता था। लेकिन 3 महीने बाद मेरी नौकरी को शिफ्ट किया गया है और फिर मुझे नाइट ड्यूटी मिल गई। नाइट ड्यूटी करना सच में बहुत ही मुश्किल होता था, खासकर सर्दियों के उन महीनों में जब ठंड इतनी ज़्यादा होती हो। पर एक अच्छी सैलरी मिलने के बाद भी काफ़ी कठिनाई महसूस होती थी मुझे। दरअसल इन दिनों मैं एक अस्पताल के मुर्दा घर की सफाई करने के साथ साथ वहाँ की रखवाली का काम भी किया करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ही मुझे कब्रिस्तान की नौकरी पर छोड़ दिया गया। ये फैसला हॉस्पिटल वालों ने ही लिया था। कब्रिस्तान में रहने और वहाँ पर जॉब करने की कुछ शर्तें भी थी, लेकिन उसके साथ ही वहाँ की सैलरी काफ़ी ज़्यादा थी। खैर, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, वो शनिवार की रात थी। कब्रिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रोज की तरह आज भी मुझे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पर डर इस बात का था कि अभी तक मेरा दूसरा सहकर्मी काम पर नहीं आया था। जब मैंने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश की तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम उसे 6 से 7 बार फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन तो लगातार बंद ही आता गया। फिर उसके बाद मैंने उसे फ़ोन मिलाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि आज वो काम पर आने के मूड में नहीं है, इसलिए उसे परेशान करना भी ठीक नहीं था। फिर मैंने अपना बिस्तर लगाया और कब्रिस्तान के बाहर की तरफ बनाए गए टापू के अंदर आराम करने लगा। ठंड बहुत ज़्यादा थी। बाहर की ओर से आज ठंडी ठंडी हवा भी मेरे तन बदन को ठंडा कर रही थी। ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली हो। आसमान के काले घने बादलों ने चांद को अपने अंदर समेट लिया था। चांद की हल्की हल्की रोशनी भी अब गायब हो गई थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कब्रिस्तान के अंदर कोई हलचल हुई थी। ये सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि कब्रिस्तान का ध्यान रखना अब हमारा कर्तव्य बन गया था। इसलिए मैं जल्दी से टॉर्च लेकर बाहर की तरफ आया और इधर उधर देखने लगा। पहले तो मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद जैसी टॉर्च की रोशनी एक कब्र के आसपास पड़ी तो वहां पर मुझे 2 आंखें चमकती हुई नजर आने लगी। आंखें चमकने का मतलब था कि जरूर वहां पर कोई जानवर था। ऐसे में मुझे एक चीज का डर था कि कहीं कब्रिस्तान के अंदर बनाई हुई कच्ची चीजों को कोई बड़ा जानवर तोड़ फोड़ ना दे। इसलिए मैं जल्दी से गया और वहां पर इधर उधर देखने लगा। लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि जैसे मैं यहाँ पर आया तो मुझे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना ही वहाँ पर कोई कुत्ता या फिर बिल्ली थी और ना ही किसी जानवर के निशान थे। मुझे लगा कि शायद हो सकता है वो कोई बिल्ली ही होगी जो मेरे कदमों की आहट को सुनकर यहाँ से भाग गई होगी। कब्रिस्तान के अंदर पहली बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, और जब मुझे आधी रात को कब्रिस्तान के अंदर आना पड़ा तो बाद में मैं वापस अपनी टॉर्च लेकर टापू की तरफ निकल गया। लेकिन तभी फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह को कपकपा कर रख दिया। दोस्तों, मुझे इस बार ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी पत्थर की शिला एकदम से सरक गई थी, और ये सुनकर तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं जैसे ही मुड़ा तो मैंने देखा कि जिस तरह की आवाज़ आई थी उस तरह की आवाज़ का पीछे के नज़ारे से कोई लेना देना ही नहीं था। वहाँ पर सब कुछ सामान्य था। तभी मुझे वो शर्तें याद आने लगी जो हॉस्पिटल के लोगों ने मुझे बताई थी। दरअसल उन्होंने बताया कि आधी रात को मुझे कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश नहीं करना है, और अगर मैंने गलती से भी प्रवेश कर लिया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। जैसे वो सारी शर्तें मेरे दिमाग में आने लगी तो मैंने आओ देखा ना ताओ और सीधा भागता हुआ अपने तंबू के अंदर घुस गया। तंबू के अंदर आकर अपनी कंबल को ओढ़ने के बाद मुझे सांस में सांस आई, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे पीछे कोई आया था और वो मेरे तंबू के पास आकर खड़ा हो गया। वो कदमों की आहट मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। मैंने धीरे से बाहर की तरफ आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे भाई, कौन है वहाँ पर? सच सच बताओ, कौन है वहाँ? लेकिन मेरी आवाज़ का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो कदमों की आहट अब फिर से आना शुरू हो गई थी। मैं डरा सहमा अपनी कंबल को लपेटकर अभी भी ज्यों का त्यों बैठा हुआ था। 2 मिनट तक इधर उधर भटकने के बाद अब उस आवाज़ का आना भी बंद हो गया था
और मेरी आंखें भी अब भारी होने लगी थी। कल रात की भी आधी नींद निकलने के कारण अब मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से तंबू का पर्दा डाला और उसके बाद आराम करने लगा। फिर कुछ देर के बाद किसी छोटी सी हरकत के चलते मेरी आंख खुल गई। इस बार मैंने देखा कि तंबू की दोनों तरफ आग लगी हुई थी और मैं उन आग की लपटों में बस थोड़ा ही बचा हुआ था। इस भयंकर नज़ारे को देखकर अब मैं तो बुरी तरह से डर ही गया था। मैंने अपनी कंबल को ओढ़ा और उसके बाद भागता हुआ वहां से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे मैं बाहर निकला तो मैंने पाया कि अब दूसरा खतरा मेरा इंतजार कर रहा था और मैंने देखा कि मेरे सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ खड़ी थी। उन सभी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सभी यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हों। पर पहली बार जब मैंने उनको देखा तो मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा, लेकिन जैसे वो सभी मेरी तरफ एक साथ बढ़ने लगे तो उनके हुलिये को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि उन सभी के शरीर काफ़ी फटे हुए थे और उनकी गर्दन किसी पंखे की तरह गोल गोल घूम रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। इतने में ही ज़मीन से कुछ हाथ उखड़ने लगे और उन्होंने मेरे भागते हुए कदमों को एकदम से रोक दिया। उसके साथ ही मेरा संतुलन बिगड़ा और फिर मैं धड़ाम से नीचे की तरफ गिर पड़ा। दरअसल मैंने देखा कि मैं कब्रिस्तान की एक कब्र के पास आकर लेट गया था। वहां से आजू बाजू का दृश्य बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। तभी मैंने देखा कि लंबे सर वाला एक आदमी मेरी तरफ आया और वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं लेटे लेटे ही अपनी मौत का मंजर देख रहा था और तभी मेरे बगल में सफ़ेद रंग का एक बोरा गिर पड़ा। ये बोरा किसी पोटली टाइप में था, जिसे देखकर मैं थोड़ा हैरान भी था और थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर वो आदमी अपने लंबे लंबे नाखूनों और अपने कुचले हुए चेहरे के साथ मेरे और भी करीब आ रहा था। अब उसके नाखून मेरे गर्दन के अंदर धंसने वाले थे और मेरी आंख अब बड़ी बड़ी हो रही थी। तभी मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उस चीख के साथ ही मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने देखा कि मैं अपने ही तंबू में सोया हुआ था। वहां मुझे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। घड़ी में समय देखा तो इस वक्त रात के 3:30 बज रहे थे और रात में हुई उस घटना के बाद मैंने अभी अभी एक भयानक सपना देखा था। लेकिन उसके बाद मैंने जो देखा वो देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वास्तव में मैंने देखा कि वहां पर मुझे वही सफेद रंग का बोरा पड़ा हुआ नजर आ रहा था और उसको वहां पर गिरा हुआ देखकर मेरी तो हालत ही पतली पड़ गई। और इसी बीच मेरी नज़र टापू के सामने गई तो मैंने पाया कि वहां पर वही लंबा और भयानक सा दिखने वाला आदमी खड़ा था, जिसके नाखून खून से सने हुए थे और वो मेरी तरफ देखकर एक डरावनी हंसी हंस रहा था। फिर उसके बाद उसने कहा, इस पोटली के अंदर एक चिट्ठी है। अगर तुमने इस पोटली को इसकी सही जगह तक नहीं पहुंचाया तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मौत तक पहुंचा दूंगा और मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर इन 3 दिन के अंदर तुमने इस काम को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया तो फिर चौथे दिन तुम्हारी लाश यहीं पर दफनाई जाएगी। और फिर उसके बाद वो आदमी ना जाने कहाँ गायब हो गया। वो आदमी तो वहाँ से गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने मेरी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से बना दिया था कि इस हालत से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने उस सफ़ेद रंग के बोरे को खोलना शुरू कर दिया और उसे खोलते ही सबसे ऊपर वाली साइड में मुझे एक सफ़ेद रंग की चिट्ठी पड़ी हुई नज़र आने लगी। मैंने उस चिट्ठी को उठाया और उसके बाद उस बोरे के अंदर से बहुत ही भयंकर बदबू आने लगी। ये बदबू इतनी ज़्यादा गंदी थी कि मुझे इसे सूंघने के बाद उल्टियाँ आ रही थी और मुझे उल्टी करने का मन करने लगा। पर किसी तरह से मैंने उसे वापस से बंद किया और उसके बाद उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। उसके अंदर लिखा हुआ था, बावड़ी कुआं, रात ठीक 1 बजे। दोस्तों, ये देखकर मैं तो चौंकी गया क्योंकि ये कुआं बहुत ही ज़्यादा डरावना माना जाता था। ये कुआं यहाँ से 10 किलोमीटर आगे पड़ने वाले एक बाजार में था। मैं इतना तो समझ गया था कि मुझे इस सफ़ेद रंग के बोरे को लेकर इस कुएं के पास आना है और वो भी रात के ठीक 1 बजे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। साथ ही मुझे ये काम करने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। ये बात मैं अपने सहकर्मी को बताना तो चाहता था, लेकिन मुझे ये भी डर था कि कहीं दूसरे के साथ शेयर करने से कोई गड़बड़ ना हो जाए। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैंने तय किया कि मैं कल रात 1 बजे उस कुएं के पास जाऊंगा और फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। सुबह के लगभग 6 बजे मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मुझे समझ में तो नहीं आ रहा था कि इस बुरे दौर का खात्मा कब होगा।
फिर मैं घर पहुंचा और नहा धोकर खाना वाना खाकर उसी पोटली के बारे में सोचने लगा जिसको मैंने अपने घर की बालकनी में छुपाया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कनें अब और भी तेज होने लगी, क्योंकि बावड़ी का कुआं एक ऐसा स्थान था जहां पर जाने से पहले एक नॉर्मल आदमी भी 100 बार सोचता था। यही कारण था कि मुझे इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी और ऊपर से मैं पहले कभी भी उस जगह पर नहीं गया था। लेकिन अब इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने अपने दोस्त प्रदीप को फ़ोन किया और उसे सारी बात बता दी। मैं अपने दोस्त प्रदीप को ये सब बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि किसी को अपने साथ रखना ही बेहतर होगा और प्रदीप मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। जब मैंने प्रदीप को सारी बात बताई तो वो मेरी बातों को सुनकर एक बार के लिए तो बुरी तरह से डर गया था, लेकिन फिर उसके बाद किसी तरह से मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। फिर हम दोनों रात के 10 बजे के आसपास घर से निकले और सबसे पहले मुझे उसी कब्रिस्तान के अंदर जाना था जहां से मैंने कल इस पोटली को उठाया था, और कब्रिस्तान के अंदर मौजूद कब्र के बगल में पड़ी हुई मिट्टी को उस पोटली के अंदर डालना था। बार बार उस पोटली को खोलना और बंद करना किसी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि जैसे मैं उसे खोलता तो उसके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आती। हालांकि अब मैं थोड़ा नॉर्मल महसूस कर सकता था क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त प्रदीप था। हम दोनों ने बावड़ी कुआं जाने के लिए एक बहुत ही सॉलिड सा प्लान बनाया था, लेकिन हम इस बात को भी अच्छी तरह से जानते थे कि वो एक ऐसा स्थान है जहां पर इंसान का कोई भी प्लान कभी भी कैंसिल हो सकता है। ऐसे में थोड़ा डर तो था, लेकिन अब हम जब बड़े खतरे में फंस ही गए थे तो हमारे लिए इसका सामना करना भी बहुत ही ज़रूरी था। बाद में हम दोनों उस कब्रिस्तान में पहुंचकर वहां की मिट्टी को उठाकर सीधा बावड़ी कुआं के लिए निकल गए। इतनी रात को किसी ऑटो रिक्शा का वहां पर जाना नामुमकिन था, क्योंकि इतनी रात होने के बाद कोई भी आदमी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए हमने बिना किसी ऑटो के बारे में सोचकर ही उस तरफ चलना शुरू कर दिया। लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम दोनों वहां पर पहुंचे जहां पर हमें जाना था। जब हमने वहां का माहौल देखा तो एक बार के लिए हम दोनों के पैरों में सनसनी मच गई। दरअसल हमने देखा कि वहां पर काफ़ी सन्नाटा था और वो एक ऐसा स्थान था जहां पर रात में कोई परिंदा भी पर ना मार सके। उस माहौल को देखकर ही मेरा गला सूख गया था और उसके बाद मेरे दोस्त प्रदीप ने कहा, भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू जल्दी से इस पोटली को लेकर उस कुएं के पास चला जा। जब मैंने पहली बार उस कुएं को देखा तो मैं तो देखता ही रह गया। दरअसल मैंने देखा कि उस कुएं के ऊपर काले काले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। वो इतना ज़्यादा पुराना था कि उसके ऊपर किया गया रंग भी उतर चुका था और उसकी टूटी फूटी ईंट साफ साफ नजर आ रही थी। किसी तरह से मैंने अपने सांस को कंट्रोल किया और उसके बाद उस पोटली को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं महसूस कर पा रहा था कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वो पोटली और भी ज़्यादा भारी होने लगी और अब मेरे और उस कुएं के बीच में ज़्यादा दूरी भी नहीं थी। लेकिन अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस पोटली के अंदर बहुत ही ज़्यादा वजन हो गया है। वो वजन इस कदर बढ़ गया था कि अब मुझे वो पोटली सही से घसीटी भी नहीं जा रही थी और मेरी हिम्मत भी अब जवाब देने लगी थी। जैसे जैसे मैं उस कुएं की तरफ बढ़ता जा रहा था तो वैसे वैसे वहाँ पर हवा और भी तेज होने लगी थी। आसमान में अब बिजली के कड़कने जैसी आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। मौसम का माहौल एकदम से बिगड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। अंत में मैं भी बुरी तरह से थक गया था और उसके बाद मैंने उस सामान से भरी हुई पोटली को वहीं पर नीचे रख दिया, क्योंकि अब मैं हिम्मत हार चुका था और इस पोटली को उठाकर चलना अब मेरे बस की नहीं थी। मैंने जैसे उसे नीचे रखा तो फिर वहाँ का माहौल फिर से नॉर्मल होने लगा, लेकिन अब तक मैं पूरा पसीने से लथपथ हो चुका था। पर मेरा दोस्त ये सारा दृश्य देख रहा था और मेरी दशा को देखकर वो भी काफ़ी डरा हुआ महसूस हो रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, भाई मेरी मदद कर। पर इससे पहले कि वो मेरी तरफ बढ़ पाता मुझे वही आदमी नजर आने लगा जो मुझे कब्रिस्तान में रखवाली करते समय अपने तंबू के दरवाजे के पास नजर आया था। उसे देखते ही मैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हिल ही गया। उसके इशारे मात्र से ही मैं समझ गया कि मुझे अकेले इस पोटली को उस कुएं के अंदर डालना है। मैं फिर से उठा और उस पोटली को उठाने की कोशिश करने लगा। वो पोटली अब बहुत ही ज़्यादा भारी हो गई थी और उस पोटली के वजन को साध पाना अब सच में बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन किसी तरह से मैंने हिम्मत जुटाकर उस पोटली को घसीटना फिर से शुरू कर दिया।
अब मैं उस कुएं के एकदम पास पहुंच गया था और मैं उसके इतना पास था कि मैं उस कुएं के अंदर झांक कर ये देखना चाहता था कि आखिर इस कुएं के अंदर ऐसा है क्या कि वहां की प्रेत आत्माओं ने इस कुएं को ही चुना है। इससे पहले कि मैं उसके अंदर देख पाता कि मेरा दोस्त पीछे से आवाज लगाते हुए बोला, अरे भाई जल्दी से वहां से हट जा, वरना इस कुएं की आत्माएं तुझे अपने साथ ले जाएंगी। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी उसका शरीर हवा में उठने लगा। उसको इस तरह हवा में उठा हुआ देखकर मेरा तो दिल ही दहल गया। फिर मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन जमीन के अंदर से कुछ उखड़े हुए हाथों ने मेरे कदमों को एकदम से जकड़ लिया और मैं फिर बहुत ही जोर से औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। मेरे दांत जमीन से टकरा गए थे, जिसकी वजह से मेरा मुंह अंदर से छिल गया और पूरा मुंह खून से लाल हो गया। अब हम दोनों बुरी तरह से फंस गए थे। मैं समझ गया था कि इस कुएं के अंदर इस पोटली को डालने के लिए नहीं, बल्कि मुझे डालने के लिए लाया गया था। शायद यहाँ की शैतानी शक्तियाँ मेरे शरीर का सेवन करने वाली थी। मैंने जल्दी से उस पोटली को दूसरी तरफ ढकेला और उसके बाद अपने पैर को छुड़वाकर वहां से भागने लगा। पर मैंने इस बार बहुत ही ताकत लगाई और किसी तरह से दरवाजे के पास पहुंचा। पर अब तक मेरा दोस्त भी नीचे गिरा हुआ था। मैंने अपने दोस्त को उठाया तो मैंने पाया कि उसके शरीर पर भी बहुत ही ज्यादा चोट आई है। अभी मैं उसको संभाल ही रहा था कि उस बावड़ी के कुआं के आजू बाजू में मुझे बहुत ही सारे लोग खड़े हुए नजर आने लगे। अब ये सब मुझे अपने सपने की तरह सब कुछ हकीकत लगने लगा था। जिस तरह से मैंने अपने सपने में ये सब कुछ देखा था, अब वो सब हकीकत में ही मेरे साथ घटने लगा था। हम जिस तरफ भी भागने की कोशिश करते, हमें उसी तरफ वो भयानक से दिखने वाले आदमी खड़े हुए नजर आने लगते। हम दोनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे कि अब हमारी मौत पक्की थी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब भगवान एक दरवाजा बंद कर देता है तो मुसीबत के वक्त 100 दरवाजे खोल भी देता है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि एक हेडलाइट की रोशनी उस बावड़ी के कुएं की दीवार से टकराने लगी और ये सब देखते ही मैंने अपने दोस्त को आवाज देते हुए कहा, भाई वो देख, उस तरफ से कोई गाड़ी आ रही है। उसने मेरी बात सुनते ही उस हेडलाइट वाली रोशनी की तरफ देखा तो हमने देखा कि उस तरफ हमें एक ऑटो रिक्शा अपनी ओर आता हुआ नजर आ रहा था। उस ऑटो रिक्शा को देखकर हम दोनों की सांस में सांस आई, लेकिन अब तक हम उसके पास नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उस रोशनी के पड़ते ही वो सारे के सारे लोग अचानक वहां से गायब होने लगे। शायद उन लोगों को रोशनी से या तो डर लग रहा था या फिर वो रोशनी के सामने दिखाई नहीं देते थे। मैं भी डरा से मैं उस ऑटो की तरफ भागा और अपना हाथ हिलाते हुए उस ऑटो को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन शायद उस आदमी पर इस चीज का कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा। उसने ऑटो की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। मुझे लगा कि शायद वो ऑटो रिक्शे वाला आदमी भी इस खतरे से भरी हुई जगह में हमें लिफ्ट नहीं देना चाहता था। लेकिन उसके बाद उसने थोड़ा सा आगे ले जाकर ऑटो का ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लगने के साथ ही मैं और मेरा दोस्त प्रदीप जल्दी से भागते उस ऑटो के अंदर चढ़ गए। फिर हमने ये देखना बेहतर भी नहीं समझा कि आखिर ऑटो का ड्राइवर है कौन और हमें ये कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। फिर जैसे हम दोनों उस ऑटो के अंदर बैठे तो उस ऑटो ड्राइवर ने ऑटो को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हम दोनों को अब राहत की सांस मिल रही थी और हम बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे। फिर कुछ दूर तक आगे चलने के बाद अचानक उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, कहिए भाई साहब, आपको कहाँ छोड़ना है। अब ये आवाज़ सुनकर मेरे तो पैर तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि यह आवाज़ उसी आदमी की थी जिसने मुझे यहाँ तक वो पोटली लाने के लिए कहा था। जैसे ही मैंने सामने की तरफ लगे हुए मिरर में उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि अब उस आदमी ने उस ऑटो रिक्शे को दूसरी साइड में चलाना शुरू कर दिया था। मैं जानता था कि उस तरफ एक खाई बनी हुई है और ऑटो सीधा उस खाई के अंदर ही जाकर गिरेगा, लेकिन अब उस ऑटो के अंदर एक मिनट भी रुकना मेरे बस की बात नहीं थी। इसलिए मैंने अपने दोस्त प्रदीप को तुरंत ही कूदने का इशारा किया। फिर हम दोनों ने भागते हुए ऑटो के अंदर से ही एक जोरदार छलांग लगा दी और उसके बाद हम दोनों बीच सड़क के ऊपर जोर से गिर पड़े। हम दोनों के शरीर के ऊपर काफी खरोंचे आ गई थी, लेकिन हम दोनों सही सलामत और जिंदा बच गए। फिर उसके बाद हम दोनों ने वहां से पैदल पैदल निकलना शुरू कर दिया और फिर हम किसी तरह से वहां से वापस अपने घर पहुंच गए। और फिर घर पहुंचते पहुंचते हमने एक भयानक सफर को अंजाम दिया था, जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन गया था। अब मैं ये बात किसी से भी छुपाना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गई थी। फिर मैंने इस बात के बारे में अपने घर वालों और परिवार वालों को भी बताया, तो वो सभी मुझे अजमेर की दरगाह में लेकर पहुंचे।
वहाँ के मौलवी साहब ने मेरा इलाज किया और कुछ झाड़ फूक वगैरह भी किया और उसके बाद जाकर मुझे कुछ कुछ नॉर्मल महसूस होने लगा। दोस्तों उसके बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए उस कब्रिस्तान के काम को अलविदा कह दिया। पर कुछ लोगों ने ये बताया कि वो कब्रिस्तान हॉन्टेड है और मुझे वहाँ रखवाली रखने के लिए इसलिए रखा गया था क्योंकि हॉस्पिटल के लोग वहाँ पर अपना ब्लैक का काम चलाते हैं। खैर मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज किया और अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।